रेडी है तो बता देंगे। ओके, रेडी। आज हम लोग 2018 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आईएएस में पूछा गया था 2018 में। फिर क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए कुछ हम लोग 2023 के भी प्रश्नों को देखेंगे। सीधे सीधे हम लोग विवेचना कर चुके हैं, अब सीधे सीधे हम लोग आ गए हैं आईएएस के प्रश्नों पर। तो कोई सतही प्रश्न नहीं है, जो स्तरीय प्रश्न है उस पे आ गए हैं। 2018 सवाल को देखो, ठीक से पढ़ो। सवाल है, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। एक अच्छा जीवन का इंग्लिश अनुवाद है ए गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। 2018 में 125 नंबर का निबंध है। 1000 से लेकर 1200 शब्दों में लिखना है। क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग। अब पहले यहां ध्यान दो। तो अब शब्द की बारीकियों को देखो। पहले जब निबंध लिखना हो तो सबसे पहले आप 10 मिनट तक रफ वर्क कर लें। पीछे रफ वर्क के लिए पेज रहता है, उस पर लिखा रहता है रफ वर्क। अलग से जो आपको मेंस जब आप दोगे तो जो कॉपी मिलेगी उसके सबसे पीछे देखोगे तो बैक साइड में, बैक से ठीक पहले वाले पार्ट्स पे आएगा रफ वर्क। तो वहां रफ वर्क कर सकते हो और फिर बाद में उसको कट कर देना चाहिए। अलग से यूपीएससी पेज देती है, उसी में इंक्लूड रहता है, वो रफ वर्क लिखा रहता है। जैसे अगर आप निबंध लिख रहे हो तो थोड़ा रफ वर्क करना चाहिए। अब कैसे क्या क्या उसमें करोगे, मूलभूत बिंदुओं को लिख लेना चाहिए एक चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में, या एरो दे देकर लिख सकते हो। बारीकियों को देखना। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। इस निबंध को देखने से स्पष्ट है कि यह एक इथिकल फिलोसॉफिकल निबंध है। कई लोग कहते हैं कि केवल हम जीएस पढ़ के लिख लेंगे तो कठिनाई हो सकती है। और पीछे एक पीसीएस के चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कहा था कि एसेज का जो पेपर है वह जीएस का एक्सटेंशन मात्र नहीं है। कई लोग सोचते हैं इसी का एक्सटेंशन है, तो वो कठिनाई पैदा हो सकती है जीएस की अच्छी जानकारी के बावजूद भी। तो देखने का प्रयास करते हैं। शब्द की बारीकियों को देखो। इसमें एक टर्म आ रहा है अच्छा जीवन, दूसरा आ रहा है प्रेम से प्रेरित, तीसरा है ज्ञान से संचालित। ये पद हो गए। ये देखो, अच्छा एक शब्द है, जीवन एक शब्द है, प्रेम एक शब्द है, परंतु ये अपने आप में एक पद हो गया। ज्ञान से संचालित पद एक पद हो गया, टर्म हो गया। प्रेम से, तो 3 इसमें टेक्निकल टर्म है। अच्छा जीवन, प्रेम से प्रेरित, ज्ञान से संचालित। आपको भूमिका भी लिखनी है, मध्य भाग डिटेल में जाना है, फिर उपसंहार लिखना है, लगभग 1200 शब्द। तो लिखते वक्त सबसे पहले अगर हम आरंभ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखो, ये एक बड़ा ही सकारात्मक वाक्य है। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित, ज्ञान से संचालित होता है। तो कई सारे ऐसे दोहे हैं, कई सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें प्रेम शब्द आया है। कबीर के भी बहुत सारे दोहे हैं, रहीमन के हैं, और भी अलग अलग जो कुछ कविताएं हैं उनमें भी है। जैसे शुरुआत में हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे कबीर की वाणी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ध्यान देना, ये चौपाई से भी शुरुआत कर सकते हैं। कई बार हम करते हैं ऐसी बात, पढ़े सो 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम से प्रेरित होता ही है। तो एक तरीका यह है कि हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। और ध्यान देना, अगर आपके पास केवल ज्ञान हो और प्रेम नहीं हो तो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करोगे। कई सारे लोग ज्ञानी होते हैं, बड़े कटु वचन बोलते हैं।
ज्ञानी है ज्ञान का दुरुपयोग करते, उनके भीतर प्रेम नहीं है। या तो ज्ञान का अहंकार आ गया है, या ज्ञान के चलते ज्ञान है परंतु अन्य चीजें भी उनके साथ एसोसिएट हो गई हैं। तो अच्छा जीवन केवल ज्ञान से संचालित नहीं होता है, अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित भी होना चाहिए और ज्ञान से संचालित होना चाहिए। केवल ज्ञान मात्र से अच्छा जीवन संभव नहीं है। ज्ञानी तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी खूब करते हैं। ईर्ष्या से, वैमनस्य से, कटुता से, घृणा से भरे पड़े हैं ज्ञानी टाइप के आदमी। बहुत सारे आपको ज्ञानी ऐसे मिलेंगे जिनमें कटुता भरी हुई है, घृणा भरी हुई है, द्वेष वैमनस्य भरा हुआ है, बहुत चीजें निगेटिव भी भरी हुई हैं। प्रेम की कमी है उनके भीतर। ज्ञान तो है, प्रेम की कमी है, या ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं है। शब्द की बारीकियों को देखो। अच्छा जीवन ज्ञान से प्रेरित और जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। तो एक तो शुरुआत हम आरंभ ऐसे कर सकते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना को, ऐसे एक शुरुआत कर सकते हैं। हम ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि देखो अच्छा जीवन के बारे में हो रहा है तो ठीक से सोचो। जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत में तो आदिम मानव की स्थिति थी। मानव तो शिकारी की भूमिका में था, उसके लाइफ, उसका जीवन ऑलमोस्ट शिकारी वाली भूमिका में भी थी। अभी भी आप देखोगे कई जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं जो पुरानी जनजातियां हैं, शिकारी जीवन। तो एक उस आदिम मानव से लेते हुए अब हम लोग सभ्य मानव तक पहुंच चुके हैं। आज सभ्य मानव की बात, सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, सभ्य मानव की बात की जा रही है। ये जो दूरी है, उस दूरी में इन दोनों का रोल है, प्रेम का और ज्ञान का। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, हमने बहुत सारी चीजों को सही गलत का भेद करना शुरू कर दिया, बहुत सारी नेगेटिव चीजों को हटाया, और प्रेम हुआ तो सामंजस्य, संतुलन, दूरी खत्म हुई, भाईचारा बढ़ा। तो दोनों चीजें जरूरी हैं लाइफ में, प्रेम भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, तभी गुड लाइफ होगा, अच्छा जीवन होगा। नहीं तो बुरा जीवन हो जाए। गुड का उल्टा बैड होता है। बुरा जीवन कौन सा है? जिसमें प्रेम ना हो, प्रेम का विपरीत लिख लो, ज्ञान के बदले अज्ञान हो। जो व्यक्ति अज्ञानी हो और जिसमें प्रेम के बदले घृणा बैठा हो, उसका जीवन बुरा जीवन है। तो अच्छा जीवन लिखते वक्त बुरे जीवन के बारे में भी लिखेंगे। तो हम ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं कि मानव के जो जीवन की यात्रा है, उस यात्रा में देखोगे कि धीरे धीरे मानव इस यहां से निकलकर सभ्य मानव के स्तर पर पहुंचा हुआ है। और यहां तक पहुंचने के क्रम में सबसे बड़े जो दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं जिसकी, वह है प्रेम और दूसरा है ज्ञान। इन दोनों की जैसे जैसे ज्ञान अर्जित हुआ, सही गलत का भेद हुआ, और प्रेम हुआ तो एक थोड़ी एकता आने लगी, सामंजस्य, संतुलन बनने लगा समाज में। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो इस ऐसे की कि मानव जीवन की जो यात्रा है वह कहां से शुरू हुई है, और अभी हम लोग सभ्य मानव की बात कर रहे हैं, मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, मानव के कल्याण की बात कर रहे हैं। इस यात्रा के क्रम में दो जो तत्व हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पहला प्रेम और दूसरा ज्ञान। तो हमारी एक शुरुआत ऐसे हो सकती है। पीछे पूछ रहे सैटरडे और संडे को क्लास ऑफ रहता है क्या? पिछली बार ऑफ था, पता नहीं है, ऑलरेडी ऑफ था, आगे का पता नहीं, आगे हो सकता है सैटरडे को क्लास ले लें। ध्यान रखना, ये सब हमसे क्यों पूछते हो? बच्चा टाइप से पूछ रहा है, सर सैटरडे को भी क्लास ऑफ रहती है क्या? हमसे मत पूछो ये सब। मैनेजमेंट, बड़े अच्छे धुरंधर लोग बैठे हुए मैनेजमेंट में, वहां बात कर लो। कुछ बढ़िया सवाल पूछो जो हितकारी हो, लाभकारी हो, उपयोगिता हो, जिसकी जिस सवाल में कुछ प्रासंगिकता हो, अर्थपूर्ण सवाल पूछो हमसे, जो मीनिंगफुल क्वेश्चन हो। ये मीनिंगलेस सवाल है जिसकी कोई मतलब अर्थपूर्णता है ही नहीं। तो कितना आराम से पूछा, सर सैटरडे संडे ऑफ रहता है कि आज बना लो अपना कुछ नया प्रोग्राम बनाना है तो
जिससे मिलना हो सैटरडे संडे को मिल लेना, शाम का समय है। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है, इस पे हम लोग जा रहे हैं। तो भूमिका कैसे करेंगे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। इसने लिखना अभी उसकी पहली क्लास होगी। पहली क्लास है मगर वो पहली में है नहीं, वो परिपक्व है, उसको पता नहीं होगा, देर से हो सकता है ज्वाइन किया हो, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, प्रश्न पूछोगे सकारात्मक तो जवाब देंगे, अच्छा सवाल पूछोगे निसंदेह उसका जवाब मेरी तरफ से मिलेगा। तो कैसे शुरुआत कर सकते हो? एक तो उपाय ये है कि हम किसी दोहे से शुरुआत कर ले, किसी कविता से शुरुआत कर ले। एक शुरुआत है कि मानव जीवन के आरंभ को देखें कि मानव जीवन का कैसे आरंभ हो रहा है। अब देखो पहले उसका जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन आप कह सकते हो, बहुत सभ्यता नहीं थी, बहुत ये इन चीजों की बात नहीं थी कि प्रेम हो और बहुत ज्यादा ज्ञान से संचालित हो। केवल भोजन इकट्ठा करना एक प्रमुख उद्देश्य हो गया था किसी प्रकार से, वो शुरुआती दौर था। मगर धीरे 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 जैसे जैसे विकास होता गया, विकास के क्रम में हम सभ्य मानव के स्तर पे पहुंचे हुए, और यहां तक पहुंचने में जिन दो तत्वों की, जिन दो मूल्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिखा रही है, वह है ज्ञान और दूसरा प्रेम। अब जीवन तो हम लोग जी रहे हैं, एक जीवन जी रहे हैं, परंतु अब हमको अच्छे जीवन की तरफ बढ़ना है। हम लोग जीवन अब जी रहे हैं, हम सभ्य मानव की श्रेणी में पहुंच रहे हैं, परंतु अभी भी जीवन में एक अच्छे जीवन की स्थिति उभर कर सामने नहीं आ रही है। तो हमको जीवन को इन दोनों से युक्त करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट से कर सकते हो, ठीक है। उधर में लिख रहा है प्रेम ही पूजा है, अच्छी बात है। कौन लिख रहा है, हैं? ठीक है, वो लिख रहे हैं प्रेम ही पूजा, इसी टाइप से लिख देना, प्रेम ही श्रद्धा है, प्रेम ही समर्पण है। प्रेम के साथ कई चीजें लिख सकते हो। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम में सब कुछ है। मगर वो प्रेम जो है ना, ये प्रेम का संदर्भ अलग है, आत्मिक प्रेम से है यहां संदर्भ। ऐसा प्रेम जिससे भाईचारा बढ़े, जिससे सद्भावना बढ़े, जिससे भेदभाव घटे। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखोगे, किसी का शोषण नहीं करोगे। प्रेम है तो विश्वास बढ़ेगा। तो प्रेम जो है ना, कई अच्छी चीजों को साथ लेकर आता है। केवल प्रेम होने पर, आज समाज में प्रेम की कमी है। प्रेम के उल्टा वाला जो तत्व है घृणा, वो कूट कूट कर भरी हुई है। कोई किसी के ऊपर उठते हुए नहीं देखता है, देखना पसंद करता है। ये दशा हो गई है, प्रेम की सख्त कमी है। इसलिए अच्छे जीवन के बदले बुरे जीवन वाली स्थिति ज्यादा लोगों के साथ है। ध्यान देना आप, ध्यान रखना। अभी जो मैं नोट्स दे रहा हूं, जो अभी मिलेगा आपको, जो मॉडल आंसर है उसमें वो सीधे सीधे मान के चलना, उसी टाइप से लिखना है, इंट्रोडक्शन। क्लियर? अभी आपको मिलता जाएगा साथ के साथ। कल मैं कुछ आप लोगों को नोट्स मॉडल आंसर दिलवाऊंगा। अभी तक एक जो दिया गया है वो ओवरऑल कलेक्शन था। तो ऐसे शुरुआत कर सकते हो, एक तो चौपाई से, दोहे से। दूसरा, मानव जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मानव जीवन की यात्रा। वर्तमान में हम सभ्य समाज, सभ्य मानव बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कठिनाइयां हैं कि कई सारे अनैतिक तत्व हमारे भीतर प्रवेश किए हुए हैं। जरूरी अच्छे जीवन के लिए कि इनका समावेश किया जाए। एक बात ये हो गई। अब ध्यान देना, ध्यान देना कि जब आपके पास मिल गया, तीन तन मिल गए, अच्छा जीवन मिल गया, आपके पास तीन टर्म मिल गए, अच्छा जीवन, प्रेम से प्रेरित, ज्ञान से संचालित। तो हम ऐसे भी शुरुआत, एक तीसरी शुरुआत भी देख लो। हम ऐसा कर सकते हैं कि जीवन जो है ना, चूंकि पूछ रहे एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित संचालित होता है, हम बोल सकते हैं जीवन जो है ना एक प्रकार की यात्रा है। यात्रा बहुत दिनों से कर रहे, पूरा जीवन चलता जा रहा है। आप बचपन से अभी तक की यात्रा देखो, कई पड़ाव आए होंगे आपके जीवन में।
बचपन से, जब से याद हो, जब से आप स्कूल गए हो और अभी तक, ये एक यात्रा है। यात्रा में कभी सुख मिला होगा, कभी दुख मिला होगा, कभी उदासी आई होगी, कभी निराश होकर बैठ गए होगे, कभी चेहरे पे खुशी भी आई होगी, कभी गम भी आया होगा। ये सब पार्ट्स हैं हमारे जीवन के, कोई नहीं बच सकता है। कभी दुख, कभी सुख, कभी आनंद। कई बार उसी यात्रा में कभी कभी लोग ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब कई लोगों की पूरी यात्रा जो है ना, घृणा से, विषाद से, दुर्भावना से भरी पड़ी है, किसी के प्रति सही भाव नहीं रखते हैं। तो उनकी ये जीवन रूपी यात्रा जो है ना, गड़बड़ है। हमेशा असंतुष्टि रहता है, लगता है कि सुसाइड ही कर लेते हैं, दुनिया को हम ही खत्म कर देते हैं, इस टाइप का भाव पैदा हो जाता है। उसके भीतर ही दोनों की कमी रहती है, प्रेम और ज्ञान की। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जीवन रूपी गाड़ी में, जीवन रूपी गाड़ी है हमारा, जो जीवन रूपी गाड़ी है जो चल रहा है, इसमें कौन सा ड्राइवर चाहिए ये बताओ। इसमें ज्ञान रूपी सारथी चाहिए, और कौन सा ईंधन डालोगे, प्रेम रूपी ईंधन डालोगे तो अच्छे जीवन की सार्थकता बनेगी। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो इसकी कि जीवन रूपी गाड़ी है, जीवन रूपी गाड़ी। इस गाड़ी में दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो चलाने वाले की, एक तो सारथी चाहिए, और दूसरा ईंधन चाहिए। तो इसमें सारथी ले लोगे, जीवन रूपी गाड़ी का जो सारथी होगा ये हो जाएगा ज्ञान, ज्ञान से संचालित होगा, सारथी हो जाएगा ज्ञान। और प्रेम से प्रेरित किससे ये गाइड होगा, ईंधन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ईंधन जो है ये हो जाएगा प्रेम। तो प्रेम रूपी ईंधन डालते जाओ, और ज्ञान रूपी सारथी आपके जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाएगी, अच्छा जीवन हो जाएगा, निसंदेह अच्छा जीवन होगा। प्रेम रूपी ईंधन, ज्ञान रूपी सारथी, जीवन रूपी गाड़ी हमेशा अच्छे से चलेगी, ठीक रास्ते पे चलेगी, अच्छा जीवन हो जाएगा। ये गाड़ी जो है ना, अच्छे रास्ते पे लेती जाएगी, ज्यादा जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, कम होगा। तो हम इस स्तर को भी टच कर सकते हैं। हम ऐसा भी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं इस तरीके से भी कि जीवन रूपी गाड़ी में, जीवन रूपी गाड़ी को ठीक से संचालित करने के लिए ज्ञान रूपी सारथी का होना और प्रेम रूपी ईंधन के साथ उसका तालमेल होना आवश्यक है। फिर यहां से आगे बढ़ा लेंगे शिव, ये ध्यान रखना। बेहतरीन ऐसा हो जाएगा अगर आप इस स्तर पे चीजों को उठा लेते हो। तो ध्यान रखना, मैं इसलिए अलग अलग बता रहा हूं शुरुआत। ऐसा नहीं कि मैं एक शुरुआत बता दूंगा और सारे लोग टूट पड़े कि नहीं हम तो इसी टाइप से लिखेंगे। निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। अगर मैंने 5 लाइन लिख दिया अगर, तो कई लोग उसको रट डालेंगे और कई लोग सेम वही लाइन उतार कर छाप देंगे, फिर तो मौलिकता टूट जाएगी। मैं उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को आप लगाओ, आप कुछ ना कुछ विविधता के साथ उसको प्रेजेंट कर लोगे। ऐसा नहीं कि हू बहु शब्द 5 लाइन 6 लाइन सबका एक साथ समान आ जाए, तब तो गड़बड़ है, ध्यान रखना। फिर टीचर को भी दिक्कत होती है कि सब तो रट के आ गए हैं सब। निबंध हमेशा मौलिकता की मांग करता है। हाँ बिल्कुल, नैतिक मूल्यों से युक्त एक अच्छा, क्योंकि ये सब नैतिक मूल्य हैं, ज्ञान भी नैतिक मूल्य है, प्रेम भी नैतिक मूल्य है, ये सब नैतिक मूल्य है, ध्यान देना। देखो उनको क्लास नहीं चल रही है तो उनको एक बार की उनको गाइड करो, फटाफट गाइड कर दो इधर। इज इट क्लियर? तो आप जीवन रूपी गाड़ी, ज्ञान रूपी सारथी, प्रेम रूपी ईंधन, मजेदार हो जाएगा, जानदार हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने लिखा कि एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले संदर्भ आएगा कि अच्छा जीवन होता कैसा जीवन है, अच्छा जीवन किसे कहोगे। तो अच्छा जीवन वो जीवन होता है जो क्वालिटी लाइफ हो, जिसमें गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो, गुणवत्तापूर्ण जीवन हो, प्रामाणिक जीवन हो, जिसमें प्रामाणिकता हो, ध्यान देना, जिसमें जिसमें मूल्य हो, जिसमें नैतिकता और मूल्य युक्त हो, नैतिकता और मूल्य युक्त हो, मूल्य और नैतिकता से जो युक्त हो वो अच्छा जीवन, मूल्य और नैतिकता से युक्त हो।
जिसमें एक अच्छी जीवन शैली हो, स्वस्थ जीवन शैली हो, अच्छा जीवन है। अच्छा जीवन जिसमें स्वस्थ जीवन शैली हो, स्वस्थ जीवन शैली हो, गुणवत्ता हो, प्रामाणिकता हो, मूल्य और नैतिकता। मूल्य और नैतिकता में आप लिख सकते हो सदाचार हो, सदाचार हो, कर्तव्य पालन का भाव हो, मानवता हो। हम कहेंगे अच्छा जीवन है, इट्स गुड लाइफ, गुड लाइफ। जिस जीवन में शांति और व्यवस्था हो वो अच्छा जीवन है। सवाल है कि हम कैसे जीवन को अच्छा जीवन कहेंगे। अच्छा जीवन वो जीवन है जिसमें क्वालिटी हो। वो कई लोग मतलब क्वालिटी लाइफ नहीं जीते हैं, न तो कोई उद्देश्य है, पूरा समय वैसे बर्बाद करते हैं। मानव है तो कुछ मानव वाला कार्य भी करें। कहा गया है धर्मेण हीना मनुष्य पशु भी समाना। जो व्यक्ति मूल्यों से रहित है, धर्म और नैतिकता से रहित है, वो तो पशु तुल्य है। वो अच्छा जीवन कहां जी रहा है। अच्छा जीवन तो वो जीवन है जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें मानवतावादी तत्व हो, जिसमें प्रामाणिकता हो, जिसमें धर्म, जिसमें मूल्य और नैतिकता हो, शांति और व्यवस्था हो, सबके विकास का बात हो, जिसमें सर्वे भवंतु सुखिना का भाव हो। वह अच्छा जीवन है, गुड लाइफ है। ध्यान देना। अब अच्छा जीवन ऐसा जीवन है, अच्छा जीवन जिएंगे तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। ध्यान रखना। तो अच्छे जीवन को किस रूप से देखोगे। और अच्छा जीवन जो है, अच्छा जीवन, ध्यान देना, दो चीजें हैं। पहला है अच्छा जीवन, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। ज्ञान से संचालित। तो मान के चलो अच्छा जीवन ज्ञान संचालित होता है। अगर जीवन ज्ञान से संचालित नहीं होगा तो क्या होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, 5 पॉइंट लिख देंगे। और ज्ञान से संचालित होगा तो क्या होगा, यह बताएंगे। ध्यान रखना कैसे खेलना है शब्दों से और धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जो पूछे गए शब्द हैं उन्हीं से हम खेलते हुए पूरे निबंध को आगे तक खींच लेंगे। ये प्रैक्टिस से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। रूम पे जाके प्रैक्टिस करोगे। सारे लोग अपने अपने रूम पे बैठे हो तो प्रैक्टिस भी करना। ज्ञान से संचालित होता है तो पहले ज्ञान शब्द को बता देंगे ये होता क्या है, फिर बताएंगे अगर ज्ञान से संचालित नहीं होगा तो क्या क्या होगा, और ज्ञान से संचालित होगा तो क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, ये बताएंगे। तो देखो ज्ञान जो है, ज्ञान का संदर्भ है, ज्ञान का संदर्भ है जो हमें उचित अनुचित का बोध कराए। ज्ञान क्या है, जो हमें उचित अनुचित, क्या सही है क्या गलत है, ये कौन बताएगा। ये कैसे पता चलेगा कौन सा सही रास्ते पे जा रहे हो कि गलत रास्ते पे जा रहे हो, कौन बताएगा। ज्ञान मनुष्य का परम मित्र है। ये मित्र है जो बताता है, अच्छा मित्र है, बताता है कि देखो ये सही है ये गलत। अच्छा मित्र, वो मित्र नहीं जो गलत रास्ता बताता हो, आपको खाई में डालने के लिए तैयार हो। आज मित्र में भी, मित्र शब्द का प्रयोग करने में भी आसान नहीं है। ऐसे मित्रों का होना तो सौभाग्य की बात है जो आपको सही गलत का भेद कराए और सही रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे, प्रोत्साहित करे और साथ मिलकर भी चले। बिल्कुल, सबके प्रति प्रेम हो तो करुणा आ जाएगी। बिल्कुल सही लिख रहे हो। गुप्ता जी हैं, कौन है, गुप्ता जी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान का संदर्भ आएगा जो उचित अनुचित का बोध कराए, तो हम लोग सही रास्ते पे आएंगे। अगर ज्ञान से संचालित होगा तो रास्ता सही पकड़ेंगे। अज्ञान के समान, इसका ज्ञान का उल्टा ज्ञान होता है। अज्ञान के समान मानव जीवन का कोई शत्रु नहीं है, लिख लोगे आप। अज्ञान मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, लिख लो। चाणक्य ये कहते हैं अज्ञान के समान मानव जीवन का कोई शत्रु नहीं है। एक स्टेटमेंट आता है, अगर आपको लगता है कि ज्ञान महंगा है तो अज्ञानता को अपनाओ।
कोई व्यक्ति अज्ञानी है, जीवन के हर एक मोड़ पे उसे कठिनाई है, कोई भी उसे मूर्ख बना सकता है, कहीं पे वो गलत स्टेप ले सकता है, कुछ भी, क्योंकि उसे सही गलत का भेद नहीं है। तो संभावना प्रबल है कि गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाए, गलत ही करे। अगर लगता है कि ज्ञान महंगा है तो अज्ञानता को जीवन में कभी आजमा के देखो, देखो कि क्या दशा होती है। बुरा जीवन किसे कहते हैं? अज्ञानता के साथ को युक्त होकर देखे तो उसको समझ में आ जाएगा बुरा जीवन होता क्या है। ज्ञान से प्रेरित जीवन ही अच्छा जीवन होगा, मगर केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान से संचालित जीवन, उसमें प्रेम का तड़का लगना चाहिए, प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। ज्ञान से संचालित हो मगर प्रेम से प्रेरित हो। कई बार लोग अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि उनके भीतर प्रेम नहीं होता है, ईर्ष्या, बैर भाव, द्वेष, ये भाव रहता है। प्रेम से प्रेरित होगा तो फिर तो रास्ता सही ही जाएगा, हमेशा सही काम करेगा। तो देखो, अगर हमने बताया कि अगर ज्ञान से संचालित होगा तो क्या क्या होगा, सही गलत का भेद पता चलेगा, उचित मार्ग पर बढ़ेंगे, और नहीं होगा तो जीवन कठिनाइयों से युक्त हो जाएगा, गलत रास्ता पकड़ लेंगे। अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है, स्वयं हमारा जीवन जो है कठिनाइयों से, मुसीबतों से और कई नाना प्रकार की समस्याओं से युक्त हो जाएगा। अच्छा जीवन की संकल्पना ही कठिनाई पैदा कर देगी अगर ज्ञान से संचालित नहीं है तो। और दूसरा, संचालित होगा तो क्या फायदा होगा ये बता देंगे। तो एक पाठ हो गया ये। ध्यान रखना, मैंने पीछे बोला था 3 चीज रट जाओ। क्या क्या मैंने रटने की बात बोली थी? मैंने कहा था मौलिक कर्तव्य रट जाओ, दूसरा आप रट जाओ प्रस्तावना को, आप बिल्कुल अच्छे से रट जाओ, और तीसरा मैंने कहा था कि 7 सामाजिक पाप को आप ठीक से कंठस्थ कर लो, याद कर लो। तो 7 सामाजिक पाप में एक पाप है चरित्र विहीन ज्ञान। चरित्र विहीन ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके अनुसार आचरण न हो, चरित्र विहीन ज्ञान। चरित्र विहीन ज्ञान तभी होगा जब वो प्रेम से संचालित नहीं होगा, प्रेम से प्रेरित नहीं होगा। ध्यान देना, हमें कई बार ज्ञान रहता है और ज्ञानी मानव कई बार अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। कई क्षेत्रों में हमें देख लेते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है डॉक्टर हो, परंतु वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा हो। कई सारे, हम न्याय के क्षेत्र में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां देख लेते हैं। सभी नहीं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है कि जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं। आप व्यवसाय के क्षेत्र में देख लो, ये जो विजय माल्या थे, ये कम ज्ञानी थोड़े ही थे, कहां से कहां पहुंच गया ये आदमी, परंतु ज्ञान का दुरुपयोग किया इसने। रामलिंगम राजू, सत्यम कंप्यूटर संबंधित बड़ा घोटाला, वो ज्ञानी आदमी था, उसको पता था कैसे पैसा बढ़ाना है, परंतु वो, उसका ज्ञान जो था चरित्र युक्त नहीं था, वो प्रेम से संचालित नहीं था, वो लोगों का शोषण करना चाहता था। परिणाम स्वरूप इतना बड़ा घोटाला हुआ। वो अच्छा जीवन नहीं, अभी देखो उसके जीवन की दशा क्या है, विजय माल्या की ये, और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का, इस सबके जीवन को देखोगे, ये बहुत अच्छा जीवन थोड़ी जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये लोग अज्ञानी थे, ज्ञान था, परंतु वो चरित्र विहीन ज्ञान था, प्रेम से रहित ज्ञान था। अगर प्रेम और चरित्र होता तो अपने ज्ञान का सदुपयोग करते। नारायण मूर्ति ज्ञानी हैं, साथ साथ प्रेम से प्रेरित भी हैं, बहुत सारा काम वो दूसरों के हित में करते हैं, जनहित में करते हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, सेवा के कार्य खूब करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं। टाटा ट्रस्ट की भी स्थिति है, बिल्कुल प्रेम से नफरत दूर होगा, बिल्कुल सही। तो प्रेम करो। तो आप देखो, लिखते वक्त एक एक पैराग्राफ करते करते हमको 1200 शब्द जाना है। कैसे 1200 शब्द खींचोगे, लंबा कैसे ले जाओगे आगे तक, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो छोटा छोटा पैराग्राफ, 5 लाइन 7 लाइन का पैराग्राफ बनाते बनाते हम वहां तक चले जाएंगे। उसके पक्ष में जाएंगे, विपक्ष में जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे,
सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र करते करते हम पहुंच जाएंगे। तो एक पहले इंट्रोडक्शन दिया आपने, फिर अच्छा जीवन बता दिया, फिर अच्छे जीवन को बोले कि ये ज्ञान संचालित होना चाहिए। संचालित होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या क्या हो स्थिति हो सकती है। फिर 2-4 स्टेटमेंट आपने दे दिया कि अज्ञान से बढ़कर मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। फिर उसमें आपने इनको भी कोट कर दिया, किनको, गांधी जी को भी कोट कर दिया, चरित्र विहीन ज्ञान, इस पे भी एक पैराग्राफ निकाल दिया आपने। क्लियर? ऐसा करते हुए आगे बढ़ जाओगे। अब दिखाओगे, मान लो ये प्रेम है, प्रेम से प्रेरित होना चाहिए, तो प्रेम से प्रेरित होगा तो क्या होगा, और प्रेम से प्रेरित नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं में बता दोगे। अगर प्रेम से प्रेरित हो तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम होगा। केवल सोचो आप कि अगर जीवन प्रेम से प्रेरित है तो क्या होगा। क्या होगा, समाज में सद्भावना आएगी, सहयोग की भावना बढ़ेगी। अगर प्रेम होगा तो क्या होगा, प्रेम से प्रेरित समाज में शांति और व्यवस्था आएगी, आएगी, पक्का आएगा, ये शांति और व्यवस्था आ जाएगी, सद्भावना बढ़ेगी, भेदभाव रुकेगा, भेदभाव स्टॉप होगा। ध्यान देना, तो सद्भावना, सहयोग, शांति, ये सब आ जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा, दूरी कम होगी, परस्पर विश्वास भी बढ़ेगा। प्रेम होगा तो विश्वास बढ़ेगा। तो ये सब कितनी अच्छी चीजें प्रेम अपने साथ लाता है। समाज में ऐसी चीजें हो जाएंगी, और ऐसा अगर समाज में हो रहा है तो इस अच्छा जीवन के लिए परिवेश भी तो चाहिए, अच्छा परिवेश अच्छा बन जाएगा। और मान लो प्रेम से प्रेरित नहीं है जीवन, तो क्या होगा, ईर्ष्या होगा, वैमनस्य होगा, दुर्भावना आएगी, कटुता आएगी, सांप्रदायिकता आएगी, लिख सकते हो। फिर संघर्ष की स्थिति आएगी, और फिर अव्यवस्था और अशांति पैदा हो जाएगी। तो अगर प्रेम नहीं होगा तो इतनी चीजें आ जाएंगी, और अगर इतनी चीजें होंगी तो अच्छा जीवन संभव है क्या। जिस समाज में अशांति और अव्यवस्था हो, संघर्ष हो, वैमनस्य हो, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो, कटुता हो आपस में, आज तो समाज में ये स्थिति बढ़ रही है। मतलब नजदीकी लोग भी आपकी प्रगति से खुश नहीं होते हैं, उनको भी दर्द होने लगता है, कठिनाई होने लगती है। ऐसा प्रेम नहीं करते हैं वास्तव में, दुर्भावना पड़ी हुई है। दूसरों के दुख में दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आपके भीतर प्रेम है। दूसरों को सुख में देखकर सुखी महसूस कर रहे हो, इसका मतलब प्रेम है। दोनों चीजों की कमी हो गई है। ध्यान देना, दुख में लोग, दूसरे को दुख में देखकर लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं, और सुखी है तो दुखी हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो है। क्लियर? प्रेम से जीवन गुणवत्तापूर्ण बनेगा। यस, ध्यान, ऐसा नहीं तो बाहर निकल के प्रेम ही करना शुरू कर देना। प्रेम का संदर्भ भी है, तो आप लिखते वक्त कैसे चलोगे, प्रेम से प्रेरित अगर होगा तो ये परिणाम निकलेगा, अच्छे जीवन में सहायक है। प्रेम से प्रेरित जीवन नहीं है तो ये दशा बनेगी, ये जीवन अच्छे जीवन के लिए कठिनाई पैदा करेगा, समाज में अशांति और अव्यवस्था पैदा करेगा, और अंत में राष्ट्र की एकता और अखंडता पर भी प्रहार करेगा। ये सारी बातें लिख सकते हो, लिख दोगे, क्या दिक्कत है। और अगर मान लो प्रेम से प्रेरित है, ज्ञान से संचालित है, समाज में करुणा आ जाएगी, सहानुभूति आ जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। ध्यान देना, यहीं पे आप ये भी बता दोगे कि प्रेम जो शब्द है ये थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट को दर्शाता है, संवेगात्मक लगाव को दर्शाता है। प्रेम जो है संवेगात्मक लगाव, मगर ये वासनात्मक प्रेम नहीं है, शारीरिक प्रेम नहीं है। प्रेम में करुणा का भी भाव होता है। प्रेम का विस्तार करुणा, दूसरों को दुख में दुखी होना, दूसरे के दुख दर्द को समझना। प्रेम का विस्तार होगा तो करुणा की दिशा में जाएंगे हम लोग। करुणा में भी प्रेम का भाव होता है।
तो इमोशनल जिसके साथ प्रेम होता है ना, उसको अगर कठिनाई होती है तो अपने को भी कठिनाई होगी। जैसे आप बच्चों से प्रेम करते हो, बच्चे जब हंसते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, बच्चा खेलता है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वहां इमोशनल अटैचमेंट है, मगर वो सीमित है, उसका व्यापक विस्तार लोग नहीं कर पाते। बच्चा दुखी होता है, आप दुखी हो जाते हो, प्रेम है। बोलो, खाना खाता है, खुशी आपको मिल जाती है कि अरे बच्चे ने खाना खा लिया, प्रेम है वो। और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, मगर प्रेम का संदर्भ कई बार लोग दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं। मानव सुंदर हो तो फिर यस, लिख सकते हो, अपने मन की बात लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कुल मिलाकर कि जीवन में नैतिकता और मूल्य का होना बहुत आवश्यक है। तभी जाके तभी जाके अच्छे जीवन की संकल्पना साकारित हो सकती है। और उसमें अगर जीवन प्रेम से संचालित हो, प्रेम से प्रेरित हो, ज्ञान से संचालित हो, तो यह अवधारणा साकारित होगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस लाइन से एंडिंग कर सकते हो, ध्यान देना। आप इससे भी एंडिंग कर सकते हो कि जब जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है तो ऐसा भाव उभरता है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। हम इससे भी एंड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप भारतीय संविधान में वर्णित बंधुता की भावना में भी प्रेम का तत्व है, प्रेम का तत्व है, बंधुता। बिल्कुल सही गए हो आप, पढ़ लियो तब ना याद आ रहा है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समय अनुसार लिख दो। देखो, जो ये प्रेम से प्रेरित और ज्ञान संचालित है, इसको आप अष्टांगिक मार्ग से जोड़ सकते हो, जैनियों के त्रिरत्न से भी जोड़ सकते हो। और ध्यान देना, यदि जीवन में ज्ञान नहीं हो तो हम पशु तुल्य हो जाएंगे, और अगर जीवन में प्रेम नहीं हो तो हम मशीन तुल्य हो जाएंगे। मशीन प्रेम नहीं करता है। जितनी सेवा करोगे, एक बार गलती करोगे आपकी अंगुली काट देगा, हाथ काट देगा, कुछ ना कुछ आपको कठिनाई पैदा कर सकता है, भले उसको प्रतिदिन आप सफाई करते रहते हो, मगर एक गलती कोई प्रेम नहीं है, यंत्र है। उसका उसके अंदर कोई संवेगात्मक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि आपकी गलती को माफ कर देगा। यंत्र गलती माफ नहीं करता है, करोगे तो निपटा देगा वो। तो अगर प्रेम नहीं होगा तो जीवन मशीन की भांति हो जाएगा, और ज्ञान नहीं होगा तो पशु के तुल्य हो जाएगा। तो हम पशु और मशीन से अलग हैं, हम मानव हैं। ऐसी स्थिति में अच्छे जीवन के लिए प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होना जरूरी है, अदरवाइज पशु और मशीन के स्तर पे आ जाए। बढ़िया, ये 1 पैराग्राफ निकाल दोगे। क्लियर? इस पे मैं अलग से नोट्स दे दूंगा, तालमेल कर लेना, लिखने की प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ तो बेहतर रहेगा। कल इसका एक मॉडल आंसर दे दूंगा, मॉडल आंसर कल उपलब्ध रहेगा। सर लिख रहा है कि सर हमें सिर्फ प्रेम आपसे है और केजीएस टीम से है। देखो कौन लिख रहा है, जरा ऊपर में देख के बताओ तो। क्या है? बाबू संतोष गौरी गोरे लिख रहा है कि प्रेम आपसे है। ये इमोशनल हो गया सुन सुन के, कुछ दिनों के बाद ये बदल जाएगा, कहेगा मेरा प्रेम इनके साथ है, फिर प्रेम के सागर में गोते लगाता हुआ नजर आएगा। अभी थोड़ा इमोशनल होके बोल रहा है। अभी जैसे जैसे चलोगे ना, प्रेम का संदर्भ, जैसे सैनिक को देश प्रेम होता है, माता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो अलग स्तर का प्रेम है। इसको कोई पैरामीटर नहीं है जिसको नापा जा सके। अनुभूति है प्रेम, जो फील किया जाता है। परंतु कई बार इसका संदर्भ लोग संकीर्ण अर्थ में वासनात्मक प्रेम, शारीरिक प्रेम तक सीमित कर देते हैं। यहीं तक मान लेते यही प्रेम है। वो क्षणिक होता है, अंततः दुखदाई भी होता है, दीर्घकालिक नहीं होता, अस्थायी होता है, परिवर्तनशील होता है। यह ध्यान रखना।
ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कहता है कि प्रेम आपसे है और प्रेम केजीएस से, ठीक, अच्छी बात है, प्रेम रखो, क्योंकि यहां आपको ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान से संचालित करो जीवन को। जीवन में हम कई बार ज्ञान संचालित में हम हंस से भी तुलना करते हैं कि भाई हंस जैसे अलग अलग कर देता है, जल ये है और ये दूध है। तो ज्ञान रहेगा तो हम अच्छा क्या है उसको ग्रहण कर लेंगे, उचित मार्ग का अनुसरण कर लेंगे, तो फिर तो सही रास्ता, अच्छे जीवन की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट लिखते रहना, कोई बात नहीं है, मैं देखो कभी कभी कमेंट को रीड कर लेता हूँ, सामने दिखता है तो चलता, ये सब पार्ट है। कई बार हम इमोशनल होके कई बार बोल देते हैं, मान लो कहीं पे कुछ गए हो, कहीं पे कोई कठिनाई है थोड़ा, वहां पे लोग इमोशनल होकर कोई चीज कमिट कर देते हैं, बाद में लगता है कि ठीक से नहीं बोला है मैंने। इमोशनल होकर बोलने के बाद में लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाकर पीछे हटते हैं। इमोशनल नहीं बोलना, निश्चित विवेक, बिल्कुल सही कर लेना, तो अच्छा जीवन हो जाएगा जिसमें सामाजिक पूंजी भी ठीक रहेगी, और फिर अच्छा जीवन होगा तो वहां पे सुशासन भी आएगा, नैतिक शासन भी होगा, जन केंद्रित शासन भी होगा, सब हो जाएगा। अच्छे जीवन में सब आ जाता है। क्लियर? बोलो क्लियर, सारे लोग बोलो, लिख लोगे? बोल तो लो, लिख लोगे सारे लोग? सामाजिक पूंजी से प्रेम है सर, बिल्कुल सही है, सामाजिक पूंजी बनाओ, मगर लोग भौतिक पूंजी के चक्कर में ज्यादा पड़े हुए हैं, भौतिक पूंजी इकट्ठा करने के क्रम में सामाजिक पूंजी को चोट पहुंचा देते हैं। बाद में पता चलता है, कोविड के समय सब समझ में आ गया, कई लोगों के पास भौतिक पूंजी बहुत थी, सामाजिक पूंजी नील थी, कोई देखने तक नहीं आया, पूछने तक नहीं आया, वो चले गए, कहां चले गए, कहां गए, वो किसी को अता पता नहीं है। पुलिस वालों को भूमिका निभानी पड़ी, अंतिम प्रक्रिया जो है, पुलिस वालों ने सैकड़ों लोगों को विदा किया, उनके घर के लोग आए ही नहीं। भौतिक पूंजी तो इतनी थी कि अथाह थी, काउंट करने के लिए मशीन लगाना पड़ता, मगर सामाजिक पूंजी जो संबंधों में प्रगाढ़ता थी, वो चीजें नहीं थी, उसकी कमी स्पष्ट तौर पे झलकी है। और कई लोगों के साथ ये खूब उन्होंने इस चीज को ध्यान दिया, आगे बढ़े हुए लोग। ठीक है, विविधता में एकता की स्थापना प्रेम से ही संभव है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्लियर? बोलो पहला पार्ट क्लियर, इसको प्रयास करना, कल मैं मॉडल आंसर दे दूंगा, उसको पढ़ोगे, आज वाली चीज को ठीक से पढ़ लेना, मॉडल क्वेश्चन पढ़ोगे, मॉडल आंसर इसका, और फिर लिखने का प्रयास करना। ध्यान देना, शुरुआत में क्यों दिक्कत क्या होती है, जो लिखने की प्रैक्टिस करता है, हो सकता है कि आप 2 घंटा लिखो और हो सकता है 4 ही पेज लिख पाओ, हो सकता है आप 1 घंटे में 1 पेज लिख रहे हो, एक ही पेज 1 घंटे में लिख रहे हो, तो ये होने देना, ये प्रोसेस है। हो सकता है एक निबंध आपको वहां तो एक निबंध 1.5 घंटे में लिखना है, आईएएस में 1.5 घंटे का समय 1000 शब्द, हो सकता है एक निबंध लिखने में आपको 3 से 4 घंटा लग जाए, लगने दो अभी शुरुआत में, आप टाइम फ्रेम में निबंध शुरू में मत लिखो, मगर शुरुआत में हो सकता है एक निबंध लिखने में आपको 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाए, 3 घंटा भी लग जाए। जब प्रैक्टिस करते चलोगे तो बाद में हो सकता है 2 घंटा हो, बाद में आप ना 1.5 घंटे में आराम से 1200 शब्द खूब मजे के साथ लिखोगे। एक बार उस स्तर पे आ गए तो फिर जो निबंध लिखोगे 1.5 घंटे में लिख लोगे, बहुत अच्छा निबंध लिख लोगे। तो शुरुआत में टाइम फ्रेम में बांध के मत चलना, प्रक्रिया से गुजरने देना। जब आदमी दौड़ने की 100 मीटर की रेस दौड़ता है, तो शुरुआत में 100 मीटर दौड़ने में उसको हो सकता है कि ज्यादा समय लग जाए, हो सकता है कि वो 40 सेकंड 30 सेकंड में जो दौड़े, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 बाद में ये आता है कि वो 10 सेकंड से भी नीचे आ जाता है, 10 सेकंड के आसपास में पहुंच जाता है। मगर कब? जब लगातार प्रैक्टिस। तो कई लोग सुधरते इसलिए नहीं है कि पहली बार वो निबंध लिखता है, सोचता है कि एक ही बार 1.5 घंटे में जानदार लिख दे, संभव नहीं है।
आप प्रैक्टिस करोगे, गलतियां होंगी, फिर उसको कट करोगे, विचार करोगे, यहाँ यहाँ गलती हुई, दोबारा फिर लिखोगे, उसमें फिर गलती होगी, कुछ दूसरे टाइप की गलती होगी। तो बार बार करते हुए, लिखते हुए, गलती करते हुए, फिर धीरे धीरे सुधरते जाओगे, फिर माइंड की प्रोसेसिंग हो जाएगी, फिर मस्तिष्क पकड़ लेगा कि हाँ यहाँ यहाँ पे गलतियां हम करते, इसको ठीक कर लो। तो जब तक प्रक्रिया से नहीं गुजारोगे, रिफाइंड नहीं हो सकते हो। बिना प्रक्रिया से गुजारे स्वयं को आप सोचोगे परिष्कृत हो जाएगा माइंड, तो ये परिमार्जित हो जाएगा, परिवर्धित हो जाएगा, ये तो कठिनाई है। ये कुछ एक दो लोग होंगे ऐसे थोड़े अद्भुत प्रतिभा संपन्न जो थोड़े इस स्तर पे चले जाते हैं, अदरवाइज सबको करना पड़ता है, लगभग सबको। तो आप अभ्यास करोगे, रफ लिखो, फिर काटो, फिर दोबारा लिखो, तिबारा लिखो। एक निबंध को मान लो एक बार लिख लिया, फिर पढ़ो, लगता है ये गलती हो गई, फिर दोबारा लिखने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा करते करते एक स्तर ये आएगा कि जिसको लिखोगे जानदार लिखोगे। बट उस स्तर को पकड़ने के लिए अभ्यास, और अभ्यास के लिए एकाग्रता का होना, संतुलन का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लिखना बड़ा कठिन काम होता है, पढ़ना आसान होता है, लिखने के लिए बड़ा मानसिक रूप से अपने को तैयार करना पड़ता है। लिखने की प्रैक्टिस करना, मिल जाएगा कल फर्स्ट हाफ में, मैं नोट्स दिलवा दूंगा। हाँ, मतलब जीवन रूपी गाड़ी के देखो, पहिए के समान हम इसलिए बच रहे हैं कि जीवन को चलाने के लिए तो चाहिए ज्ञान, और उसके भीतर डालने के लिए चाहिए प्रेम। तो चूंकि उसमें लिखा हुआ है प्रेम से संचालित होता है, यह ज्ञान से संचालित होता है और प्रेम से प्रेरित होता है। तो ज्ञान से संचालित होगा तो सही गलत का रास्ता पकड़ते जाओगे कि ये सही है गलत है, गलत रास्ते को छोड़ोगे, सही रास्ता पकड़ोगे, क्योंकि ज्ञान से संचालित हो रहे हो। और ज्ञान से संचालित हो रहे हो और प्रेम से प्रेरित हो, तो जिस रास्ते पे चलोगे, अच्छा अच्छा काम करते हुए चलोगे, लोगों का हित करते हुए चलोगे, हो गया काम। आप प्रेम का संदर्भ प्रकृति प्रेम भी दिखाओगे। अगर प्रकृति प्रेम है तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। तो ज्ञान भी जरूरी है वहां पे, कैसे रोकेंगे? केवल प्रेम से नहीं होगा। क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? ओके, एक बात बोलो, क्लियर? पहला निबंध जिसकी हमने चर्चा की, अभी हम आईएएस के कई प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे, बाद में कुछ संभावित को देखेंगे। पिछली बार संयोग से एक संभावित सवाल सीधे सीधे आ गया था। बीच में अभी बीपीएससी का एग्जाम, उसके लिए एक दिन की कक्षा लेंगे, संभावित प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। आईएएस में तो जब आईएएस पढ़ाएंगे तब लेंगे, यूपीपीसीएस के लिए भी एक अलग से ले लेंगे, मगर वो अलग है, वो थोड़ा उसका संदर्भ भी थोड़ा अलग रहेगा, ध्यान रखना। तो यूपीएससी वालों को ज़्यादा उसमें, जो यूपीएससी दे रहा है वो तो केवल यूपीएससी वाला ही क्लास करेगा। बीपीएससी अगर दे रहा हो तो वो दोनों कर लेगा तो बेहतर है, ये भी कर ले वो भी कर ले। क्योंकि अगर आप पीसीएस के स्तर पे देखोगे जहां निबंध होता है, तो आईएएस की तुलना में पीसीएस का, जैसे यूपी पीसी, इस सब का स्तर थोड़ा नीचे है, थोड़े सामान्य साधारण प्रकृति के सवाल है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। मगर जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है अब पहली बार, जिसमें 300 नंबर का निबंध था, उसका स्तर तो यूपीएससी के बराबर आ रहा है। उसके सवालों को संभव है कि यूपीएससी में भी कोई सवाल आ सकता है। वो बिल्कुल उस लेवल को टच कर रहा है जिस स्तर पे यूपीएससी आई है। यूपीएससी के सवाल दिखते हैं, बीपीएससी ध्यान रखना। मगर यूपी पीसीएस और अन्य जगहों पे ना थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहां उतनी गहनता के साथ नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट, देखो 18 का एक और सवाल है, इसके बाद हम 22 का सवाल देखेंगे। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। संदर्भ को देखना, एक बार रीड कर लेना। कस्टमरी मोरालिटी कांट बी ए गाइड टू मॉडर्न लाइफ।
शब्द की बारीकियों को देखो। आ रहा है रूढ़िगत नैतिकता, आधुनिक जीवन, मार्गदर्शक। नहीं है तो हो भी सकती है। तो देखो, रूढ़िगत आया है तो इसका उल्टा सोचो, आ गया प्रगतिशील। इसको ऐसे जोड़ के लिख सकते हो, रूढ़िगत का मतलब कस्टमरी का उल्टा हो जाएगा प्रगतिशील नैतिकता, जो प्रोग्रेसिव मॉरालिटी है। नैतिकता जो मूल्यों से युक्त नैतिकता है, आडंबर वाली नैतिकता नहीं है। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। उल्टा हम कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव जो मॉरालिटी है वो आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक हो सकती है। ध्यान देना कैसे खेलते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो शब्द को देखो, पहला शब्द आया है नैतिकता। हम कैसे शुरुआत करें? शुरुआत में स्टेटमेंट ओवरऑल नॉट लगा हुआ स्टेटमेंट है। आधुनिक जीवन की का मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तो सवाल है आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक होगा कौन? ये नहीं है तो कौन नैतिकता होगी? प्रगतिशील नैतिकता, मूल्यों से युक्त नैतिकता, मूल्यपूर्ण कर्म कर सकते हो, कर्म ये नैतिक जीवन का मार्गदर्शक हो सकते हैं। हमारे जीवन को कौन गाइड करेगा? ध्यान देना, जब नैतिकता की बात होती है, जहां पे भी नैतिकता की बात होती है, तो जब नैतिकता की बात होगी तो नैतिकता की बात होती है तो आती है क्या उचित है और क्या अनुचित है। दूसरे शब्दों में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप रफ टाइप से लिखते रहोगे, जैसे मैं कहूं तो थोड़ा ऊपर में हेडिंग दे लिया, रफ टाइप से लिख रहे हो। तो जहां नैतिकता की बात होती है, क्या बात होती है? क्या उचित है, क्या अनुचित है। दूसरे शब्दों में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कहां पे चर्चा होगी? नैतिकता में। और नैतिकता क्यों जरूरी है? नैतिकता का होना क्यों जरूरी है? ताकि सही गलत का भेद पता चले। हमें पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नैतिकता का विवेचन करते हैं तो आता है। दूसरी बात है, नैतिकता क्यों जरूरी है? ताकि जो व्यक्तिगत हित है, हमारा हित है, और जो सामाजिक हित है, इसमें तालमेल हो सके। बिना नैतिकता के इसमें संतुलन और सामंजस्य संभव नहीं है। नैतिकता का पालन जरूरी है। बट सवाल है कि हम उचित और अनुचित किसको कहें? रूढ़िगत नैतिकता, कस्टमरी मोरालिटी। ध्यान देना, एक स्टेटमेंट आता है, हम इस स्टेटमेंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। जो हमारा इतिहास है, जो अतीत है, वो सब कुछ अच्छा नहीं है, और हमारा अतीत का सब कुछ बुरा भी नहीं है। आज समाज में दो टाइप के लोग दिखाई देते हैं। एक वह ग्रुप है जो कुछ भी अतीत का होगा, कोई भी रीति रिवाज, परंपरा, आदत, कुछ भी होगा अतीत का, कहता है कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, ये प्राचीन काल में था, ये बिल्कुल जायज है, सैकड़ों साल से आ रहा है, हजारों साल से ये परंपरा आ रही है, हम इसको बदल नहीं सकते, हमको जीवन में लेके चलना है। तो एक ग्रुप है जो परंपरा को लकीर का फकीर मानकर चल रहा है कि यही करेंगे ही, अतीत का सब कुछ अच्छा है। दूसरा ग्रुप इतना मॉडर्न हो गया है, उसको पश्चिम से प्रभावित हो गया है, कुछ भी पास्ट की बात होती है कहता है ये पुराना ढोंग है, हटाओ इसको, ये पुराना है। आज से कुछ साल पहले लोग योग को भी एक अलग से ढोंग ही मानते थे। कई सारे ऐसे सो कॉल्ड संक्षिप्त बुद्धिजीवी थे जो टीवी पे भी आके बोलते थे कि श्वास खींचने और श्वास छोड़ने से क्या होता है, ये बेकार की बात है, योग मेंटल प्रॉब्लम है, बैठ के लोग सांस खींचते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये तो प्रतिदिन करते हैं हम लोग। मतलब योग को भी वो लोग उपहास कर रहे थे। आज वैसे सब किनारे हट गए हैं। वो एक समय ये सब छाए रहते थे टीवी पे, और उनके साथ आता था ये मतलब तार्किक सम्राट हैं, ये लॉजिकल आदमी है, बुद्धिजीवी, तार्किक बुद्धिजीवी
विश्लेषक, ये उनके साथ लगा लाता था, बुद्धिजीवी, संक्षिप्त बुद्धिजीवी कहना चाहिए ऐसे लोगों को, जो पास्ट की सारी चीजों को विरोध करते हैं। अरे कहते ये पुरातन है, ये खत्म है, इसमें कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए हमें, तो हंस की भांति पास्ट की जो अच्छी चीजें उसको खींच लेना चाहिए और पास्ट की जो बुरी चीजें उसको हटा देना चाहिए। रूढ़िगत नैतिकता का संदर्भ पास्ट की उन चीजों से है जो अनुचित था, जो नहीं होना चाहिए। तो कई लोग उन चीजों को भी कहते हैं इसी के अनुसार काम करना है जो रीति रिवाज परंपरा में है। तो पहले ध्यान देना, रूढ़िगत नैतिकता का उदाहरण कोई पूछे तो आ जाएगा सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा। ये परंपरा में रहा है, हम इसको थोड़ी मानेंगे। हम बोले रूढ़िवादी नैतिकता है। कौन सी नैतिकता? रूढ़िवादी नैतिकता। और नैतिकता का जो जो मूल्यपूर्ण जो कर्म है, नैतिकता का जो मूल्यात्मक पक्ष है, जैसे योग है, प्रकृति प्रेम है, ये भी तो प्राचीन से आ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये कहा जा रहा है, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो, केवल भोग से तो विनाश हो जाएगा। तो वो तो ये जो नैतिकता है ये रूढ़िगत नैतिकता नहीं है, ये तो प्रगतिशील नैतिकता है। तो ऐसा ना हो कि रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। पूरी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह मत उठाओ। नैतिकता जो रूढ़िगत नहीं है, यानी जिसमें प्रगतिशील तत्व समाहित हैं, वो तो आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक होगी, हम तो उसको लेके चलेंगे। दहेज प्रथा भी लिख लेना, छुआछूत भी था। तो ये अगर परंपरा में रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें उसका पालन करना चाहिए। पहले विधवा पुनर्विवाह निषेध भी था, बाद में जाके ना विधवा पुनर्विवाह को मिला है समर्थन। राजा राम मोहन राय का सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ। मगर परंपरा में, अपनी चीजों में हम ऐसी नैतिकता को जो रूढ़िगत है, जो मानवीय मूल्यों पर प्रहार करती है, हम उसे उचित नहीं मान सकते, अनुचित है, नहीं करना चाहिए। ऐसी नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। कस्टमरी शब्द है जो परंपरा में है, रीति रिवाज जिसके अनुसार वर्षों तक काम होता रहा, हम वर्तमान समय में उन चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम अगर नैतिकता के प्रगतिशील तत्वों को लेंगे तो आधुनिक जीवन का यह मार्गदर्शक होगा, और तब समाज में शांति होगी, व्यवस्था होगी, मानव हित और सामाजिक हित में सामंजस्य भी स्थापित होगा। लिखते रहना चीजों को। बाल विवाह भी था, वो लिखेंगे गांधी वाली बात। किसने लिखा नैतिकता बदहित व्यापार? कुंदन। देखो, इसको 7 सामाजिक पाप याद है, लिख लिया नैतिकता विहीन व्यापार। उसको यहां कहीं ना कहीं डालेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना आप, ठीक है। तो जो प्राचीन जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी, अगर कोई उसी को पकड़ के बैठ जाए कि हम तो इसी के अनुसार चलेंगे, इसी के अनुसार काम करना उचित है, तो हम कहेंगे, जैसे बाल विवाह आदि, हम कहेंगे ये आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। आधुनिक जीवन तर्क पर आधारित होता है, बौद्धिकता पर आधारित होता है, और तर्क और बौद्धिकता के आधार पर उन जो रूढ़िगत जो मान्यताएं हैं उनको हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, उनको मानने का कोई औचित्य नहीं है। तो आधुनिक जीवन किस पे आधारित है? तर्क पर, बौद्धिकता पर, प्रगतिशील मूल्यों पर। इसको भी वो सपोर्ट करेगा। आधुनिक जो जीवन है उसमें हम समानता की बात, स्वतंत्रता की बात, न्याय की बात, ये सब करते हैं आधुनिक जीवन में। तो हम उन चीजों को लेकर चलेंगे और इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान देना,
जो परंपरा होती है इसमें अतीत का निचोड़ रहता है, मगर सब अच्छा नहीं है, सब बुरा नहीं है। उस लाइन को लिख लो। जो पुराना है, लाइन को लिख लो, जो पुराना है वह न वह जो पुराना है वह सब कुछ न तो अच्छा है, न तो सब कुछ अच्छा है, ग्रहणीय है, और न पूरी तरह से व्यर्थ है और प्रासंगिक है। संदर्भ को देखना। जो पुराना है वह सब कुछ, दो चीजें हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रासंगिक है, ये बात नहीं मानेंगे। सब कुछ अच्छा और प्रासंगिक है नहीं मानेंगे, और सब कुछ व्यर्थ है और त्याज्य है ये भी नहीं मानेंगे। त्याज्य है, छोड़ देना चाहिए, व्यर्थ है, छोड़ देना चाहिए, अच्छा है, प्रासंगिक है, ग्रहण कर लेना चाहिए। जो पुराना है वह सब कुछ न तो अच्छा है, प्रासंगिक है और ग्रहणीय है, और न ही सब कुछ व्यर्थ और त्याज्य है। भाषा को ध्यान रखना। पास्ट से तो बहुत चीजें आ रही हैं, परंतु सब कुछ व्यर्थ नहीं है, सब कुछ ग्रहण करने लायक नहीं है। हम हम विवेक लगाएंगे, हंस बन जाएंगे। जो अच्छा होगा चुन लेंगे, वो आधुनिक जीवन में साफ सपोर्ट करेगा। जो निगेटिव होगा उसको छोड़ देंगे, तर्क और बौद्धिकता के आधार पर। तो क्या क्या अच्छा है, जैसे योग और प्रकृति प्रेम को हम ले लेंगे। योग, प्रकृति प्रेम लेने में कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी चीजों की। और क्या छोड़ देंगे? सती प्रथा, बाल विवाह, जो कन्याबद्ध आदि की जो स्थितियां थी, अप्रासंगिक है। तो जो अप्रासंगिक है, जो जीवन में अंधविश्वास को बढ़ाता है, उसको छोड़ेंगे। और जो उपयोगी है, पास्ट का तत्व, उसको हम ग्रहण कर लेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ देंगे। महिलाओं का सम्मान भी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक जीवन मानव केंद्रित है, बिल्कुल सही है। क्लियर? मतलब कहने का मतलब है हमें परंपरा के साथ कुछ ग्रहण करना है और कुछ छोड़ देना है। ये प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए, ग्रहण और त्याज्य की। ऐसा नहीं कि सब पकड़ के बैठ गए, सब छोड़ दिया। ग्रहण और त्याज्य की भावना होनी चाहिए। अच्छी चीजों को ग्रहण, गलत है त्याज्य, छोड़ो, हटाओ। अब कई सारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो वर्तमान में ग्रहणीय नहीं है। तार्किकता से और बौद्धिकता से आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, परंतु अभी भी जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले मान के बैठे यही सही है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में है। जो चीजें आज से हजारों सैकड़ों साल पहले लिखी गई, उस परिस्थिति में लिखी गई, कौन से संदर्भ में लिखा गया, किस भौगोलिक पृष्ठभूमि में लिखा गया, तो जो लकीर के फकीर हो जाते हैं वो उसको सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। और कई लोग कुछ थोड़े ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं, सबको कहते हैं सब बेकार है। हम ग्रहण और त्याज दोनों को रखेंगे। जो अच्छा है उसको ग्रहण करेंगे, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता हो, मानवीय मूल्यों पर प्रहार करता हो, उनको त्याज्य, त्याज्य मतलब छोड़ देंगे। कितना बढ़िया बात है, अच्छा हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना, आधुनिक जो जीवन शैली है, जो आधुनिक जीवन है, बेसिकली भोगवाद केंद्रित है। ये भोगवाद पे बल देता है आधुनिक जीवन। तो हम इसमें जो अतीत के जो अच्छे तत्व हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो केवल भोगवाद नहीं, भोग करे, त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो हो गया अच्छी बात।
त्याग पूर्वक भोग की अवधारणा होनी चाहिए। नहीं तो केवल आधुनिक आधुनिक बनने के क्रम में हम कई बार भोगवाद को मूल्यों पर भोगवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, मूल्यों पर प्रहार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखोगे। इसीलिए देखोगे आज भी हम बहुत सारी प्राचीन काल की परंपराओं को अभी भी माने हुए हैं। आप फिर से देखोगे बहुत सारे बुद्धिजीवी भी एक कहीं उद्घाटन होगा तो विधिवत तरीके से सरस्वती की देवी की आराधना करेंगे, कुछ मंगल गान करेंगे, विवाह होगा तो एक पर्टिकुलर तरीके से संस्कार करेंगे ताकि उस विवाह को मान्यता मिल जाए, सामाजिक मान्यता मिल जाए। सारी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो ध्यान देना, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि नैतिकता आधुनिक जीवन के लिए जरूरी नहीं है। नैतिकता में जो प्रगतिशील नैतिकता, प्रोग्रेसिव मोरालिटी, जैसे लिंग समानता, ये होनी चाहिए। तो जो चीजें गलत है उनका विरोध करेंगे, जो चीजें अच्छी है उनका हम लोग सपोर्ट कर देंगे। और तब आधुनिक जीवन का आधार ये बन सकता है। ध्यान देना आप। इज इट क्लियर? एक बात बोले सारे लोग, इस पे भी मैं नोट्स दे दूंगा। मॉडल आंसर, ध्यान देना, मॉडल आंसर, उस आंसर को पढ़ोगे जो आज का डिस्कशन है, इसको पढ़ोगे, मॉडल आंसर के साथ तालमेल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, देखकर हूबहू लिखना नहीं है। नैतिकता को दरिद्र नारायण। और आप जब देखो कोई भी रूढ़िवादी परंपरा हो, उसको तर्क और बौद्धिकता की कसौटी पे कसोगे कि मानव के लिए हितकारी है कि नहीं है, समझ में आ जाएगा ठीक नहीं है। हम सती प्रथा को अमानवीय कृत्य कहेंगे। बाल विवाह, परिस्थितियां ऐसी थी कि बाल विवाह हो जाता था पहले, अभी भी है। कई रिपोर्ट अभी आई थी, वो खत्म नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेरे मेरे दादाजी ने बाल विवाह किया था, मेरे फलाने जी ने किया था, तो मैं भी करूंगा, या मैं करूंगा, या उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने भी किया था बाल विवाह, मेरा भी बाल विवाह हुआ था, हमारे खानदान में बाल विवाह हो रहा है, तो अपने बच्चे का भी कर डालता है वो। तो ये कौन सी नैतिकता हो गई? रूढ़िगत नैतिकता हो गई। ठीक है, कल मिल जाएगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? ओके, एक बार लिख के बता लो। प्रैक्टिस करना आपके, अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारे गांव में बाल विवाह ही होता है सर। देखो, तो सतर्क रहना तुम बच्चे, कि तुम्हारा भी पकड़ के, या फिर तुम्हारा भी हो ही चुका बाल, तो जब तुम्हारे गांव में होता है तो तुम अपवाद कैसे हो गए? ठीक है, अब इस ये रूढ़िगत नैतिकता को अगर जब लिखना हो तो हम एंडिंग कैसे कर सकते हैं? एक एंडिंग का हमने बोला था कि नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलने की जरूरत है। हम सही दिशा पकड़ लें, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हमें अपनी अच्छी भारतीय संस्कृति की अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना है, और अच्छी बहुत सारी चीजें हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना कॉन्सेप्ट है यहां पर। परोपकार पुण्य है, पर पीड़न पाप है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है, ऐसी बातें कही गई। कितनी अच्छी बात है, ग्रहण कर लेंगे। ये सारी बातें हैं, वसुधैव कुटुंबकम को ग्रहण कर लेंगे। कितनी अच्छी बात है, परंपरा में बोली गई। ठीक है, बिल्कुल। मगर फिर भी ना, आप देखो, टर्म से खेलने का आदत डालो। कई लोग जाके निबंध बैठ के लिखते हैं। मैं तरीका बता रहा हूं, लिखवाना तो बहुत आसान है, लिखवा देंगे, केवल रटोगे। तो जो लिखवाने का बात है वो मैं अलग से दे रहा हूं।
खाप पंचायतें भी कई बार, अब मगर वो भी थोड़ी रूढ़िगत नैतिकता का पीछे सपोर्ट करती थी। मतलब खाप पंचायतें अच्छे कार्यों में भी संलग्न है, वो समाज हित में बहुत अच्छा अच्छा काम करती हैं, बट बाद में उन्होंने शादी ब्याह में कुछ इतना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है। वो बीच में खाप पंचायतें कुछ ऐसे कार्यों में चर्चा में आ गई थी, जबकि वास्तव में अपनी जाति के हित के लिए कई अच्छे काम करती हैं। तो उन लोगों ने भी अब जो पीछे आज से 7-8 साल पहले जो चर्चा होती थी, जब भी खाप पंचायत का नाम आता था किसी अलग टाइप में, कोई प्रेम प्रसंग में शादी कर रहा है, उसको लेकर उनका जजमेंट आता था या उसको दंडित भी करते थे। अब वो घटनाएं कम हो रही हैं, खाप पंचायतों की चर्चा इन मुद्दों को लेकर अब कम होती है, क्योंकि बहुत कई बार एक्शन हो गया। एक्शन हुआ तो फिर उनको लग गया कि इस मामले में थोड़ा कम ही हस्तक्षेप करें, अब कम हस्तक्षेप करते हैं। अब सामाजिक गतिविधियां बहुत अच्छा अच्छा भी काम करते हैं खाप पंचायतें। खाप पंचायतों को सामाजिक दर्जा प्राप्त है, सोशल स्टेटस है, ध्यान रखना। इन्हें कोई कानूनी दर्जा नहीं है कि दंड दे सके, तो वो अपना जजमेंट सुनाते हैं, अभी भी है तो सामाजिक मान्यता प्राप्त। एनजीओ कर सकते हो, क्या दिक्कत है? जातिगत भेदभाव भी लिख लेना। ठीक है, हमने कई सारे ऐसे सेंटेंसेस दे रखे हैं, वहां पे ध्यान रखना आप। ठीक है, आप इसको, आप पंचायत को एनजीओ टाइप में मत बोलो सीधे सीधे, ये सामाजिक सोशली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, ध्यान रखना, सामाजिक दर्जा है, इन्हें कोई लीगल स्टेटस नहीं है कि ये पनिशमेंट दे दें, मगर कानून को भी हाथ में लेते हैं कभी कभी। पहले ज़्यादा था, अब कम है। आप पंचायतें अब कई अच्छे कार्यों के लिए भी संलग्न रहती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखो आप, ये सवाल है 2022 आईएएस, हम फिर 23 पे भी आ जाएंगे, कुछ कुछ सवालों को देख रहे हैं। देखो, महिलाओं को कमजोर समझना, ये तो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी उसमें महिलाओं के साथ भेदभाव तो रहा ही है, ऐसी पुरुषवादी मानसिकता रही है कि महिलाएं कमजोर होती। वो लिंग समानता पढ़ोगे तो हो जाएगा। एनजीओ अलग है, समझ जाओ, आगे देखेंगे। 2022 का सवाल है, 1.5 घंटे में लगभग 1200 शब्द लिखना था। 2022, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। कितना अच्छा सा है, ध्यान देना सारे लोग बारीकियों को। ये गेम अभी लगातार चल रहा है। कई लोग जब इस निबंध को लिखते हैं तो छप्पर, धूप और मरम्मत, धूप खिली हुई हो, एक टर्म हुआ। छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है, तभी होता है जब धूप खिली हो। धूप खिली हो, धूप खिली हो, मान लो, तो छप्पर की मरम्मत कर लो। मान लो ये घर है आपका, ठीक है, तो छप्पर लगा लो। संदर्भ क्या है? ये तो जो शब्द आए हैं, देखो, एक होता है प्राथमिक अर्थ भाषा में, जब हम भाषा वाक्य और अर्थ के संबंध को देखते हैं, कोई वाक्य बोला जाता है तो उसका अर्थ कैसे निकालें हम। तो एक होता है प्राथमिक अर्थ होता है, और दूसरा गौण अर्थ होता है। गौण अर्थ के कई प्रकार होते हैं, बारीकियों को समझना। प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग, जब ऐसे लाइन बनते हैं तो कई बार हम उनको विशुद्ध प्राइमरी अर्थ में नहीं लेते हैं। जैसे मान लो पिछली बार आया, एक एग्जाम्पल समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी का संदर्भ। बिहार में एक सवाल पूछा, मूस मुढ़ैये लोढ़ा हुई है, एक पूछा सवाल है। मतलब मूस मोटा होगा तो लोढ़ा हो सकता है, तो लोढ़ा तो एक निर्जीव वस्तु है, मूस को हम तो सजीव कहेंगे, मूस तो लोढ़ा हो नहीं सकता है।
तो यह मूस का मतलब प्राथमिक अर्थ नहीं है, मूस का मतलब तो चूहा हो गया एक तरीके से, और लोहा तो एक भौतिक वस्तु की चट्टान का छोटा सा पार्ट हो गया, लोहा जिसको बोलते हैं। तो ये लोग नहीं समझेंगे दूसरे स्टेट्स वाले। तो गौण अर्थ में देखते हैं, जैसे मान लो हम कई बार गाय शब्द का प्रयोग, बैल का, गधा, ये तो खूब प्रयोग होता है। और भी चीजें हैं, मैं तीन ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हम कई बार जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। कई बार दूसरे को कहते हैं अरे तुम तो गाय हो, कई बार बोलते अरे बैल है ये। और तीसरा वाला और जो जानवर का है वो तो खूब लोग प्रतिदिन कई लोग तो करते हैं। कई बार दूसरे को कह देते हैं कि अरे ये गधा है। इसका मतलब क्या है कि आप इसका, गाय का मतलब तो एक जानवर होता है, बैल भी एक बैल का प्राथमिक अर्थ है कि बैल एक जानवर है, गधा भी एक जानवर है। इसका प्राइमरी मीनिंग तो गधे का एक जानवर है। मगर जब हम कहते हैं यह गधा है तो वो प्राथमिक अर्थ में नहीं लेते हैं, हम गौण अर्थ में चले जाते हैं। अब मतलब है कि ये मूर्ख टाइप का आदमी है, तो आलसी टाइप का होगा, कम जानकार आदमी है, हम कहते हैं गधा है। लिख बोलना मत किसी को, ऐसा नहीं कि आप गधा बोलना निकला शुरू कर दो। कई बार डांटते हुए तो बैल हो क्या, अरे आदमी बैल थोड़ी हो सकता है, बैल का मतलब बैल पशु हुआ। तो अगर आप भाषा को ठीक से पढ़ते हो तो उसमें वाक्य अर्थ विवेचन आता है। किसी वाक्य का अर्थ समझना हो, वाक्य का अर्थ, तो हमेशा हम प्राथमिक अर्थ में नहीं समझते हैं। जैसे हम कहें गाय दूध देती है, तो यहां गाय का मीनिंग गाय पशु है, प्राथमिक अर्थ है। वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में आ गया। भले यहां देख लो जो मैं बता रहा हूं, थोड़ा एक अलग टाइप से ये चीजें हैं। निबंध में बड़ा कामगार है, यूजफुल है। नहीं तो लोग ब्लंडर करते हैं, ब्लंडर, गलती नहीं पकड़ पाता है। तो गौण अर्थ में जब लेते हैं तो वहां पे कई सारे संदर्भ बनते हैं गौण अर्थ के। वो जहत अजहत, जहत अजहत बनता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो एक अलग विवेचना का पार्ट हो जाएगा। जैसे कई लोगों से पूछोगे जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं, कहाँ रहते हो, कहता मैं तो गंगा में ही रहता हूं। अब गंगा में रहता है, गंगा में थोड़ी रहता है वो, गंगा में का मतलब गंगा के किनारे रहता है। संदर्भ बदल गया, सेकेंडरी मीनिंग आ गया। अब देखो गाय का मतलब दुधारू गाय लिख रहा है, अब ज्यादा मत माथापच्ची करो, दिमाग इतना मत लगाओ। मैं जो बता रहा हूं यहीं पे फोकस रखो। गाय का मतलब दुधारू गाय, सारी गाय दुधारू नहीं होती है। तुरंत चला गया गाय पे, बताने लगा कि लाल गाय का दूध, काली गाय, लाल गाय, पीली गाय, इसमें नहीं जाना है। गाय का कई बार मीनिंग सेकेंडरी भी निकलता है। कोई सीधा टाइप का आदमी हो उसको भी कहते हैं ये गऊ है, सीधा आदमी है। तो आपने, अगर आपको कहा जाए कि यह आदमी बैल है, तो अगर आपने प्राथमिक अर्थ लोगे तो समझ में नहीं आएगा आदमी बैल कैसे हो सकता है। तो आपको प्राथमिक अर्थ छोड़ना पड़ेगा, गौण अर्थ में लेना पड़ेगा। तो वहां बैल का मतलब मूर्ख है। तो हम कहते हैं ये आदमी बैल है का मतलब ये आदमी मूर्ख है। बैल का मतलब मूर्ख, बैल का मतलब तो बैल पशु होता है। समझ में आ रहा है? पहले बोलो, अलग पक्ष है। फिर एक मैं एग्जांपल समझा, ये समझ लोगे ना तो ये कई जगहों पे गेम इस स्तर का है। अगर ये समझोगे तो आपको कोई लाइन का संदर्भ समझने में बहुत आसानी होगी। ये प्राथमिक मीनिंग में जा रहा है कि सेकेंडरी मीनिंग में जा रहा है। जैसे मान लो, सारे लोग ध्यान से सुनना, सब लोग अभी ज्यादातर अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं सब। तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो मान लो आप घर वालों ने आपको छत पे बैठा दिया, और छत पे कुछ मान लो वहां पे चावल को सुखाया जा रहा हो, मान लो चावल या गेहूं, गेहूं हो, छत पे एक चादर पे फैला दिया गया गेहूं, और आपको वहां बैठा के कहा जाए कि बेटा गेहूं को कौवे से रक्षा करना, कौवे से गेहूं की रक्षा करो। सामने वाला बोल के चला गया,
पहले बोलो, कौन सा मैंने लाइन बोला? कौवे से गेहूं की रक्षा करो। छत पे एक चादर पे गेहूं फैला दिया गया धोकर, और आपके पिताजी ने, माताजी ने बोला कि बेटा ये छत पे बैठो और इस गेहूं को कौवे से रक्षा करना। कौन सा लाइन मैंने बोला? एक बार सारे लोग लिख के बोलो। परंपरागत ग्रंथों में है कि दही की काक से रक्षा करो। मैंने उसको थोड़ा संदर्भ बदल दिया और आसान बना दिया। मैंने कौन सा लाइन कहा? कौवे से गेहूं की रक्षा करो। छत पे मान लो, अब ये लाइन लिख रही है, कौन लिख रही है? पहले मैं ये काम करती थी, हैं? रोहित, रोही लिख रही, पहले मैं ये काम करती थी। कोई बात नहीं, कौवे के बदले, अरे कौवा लिखने में कबूतर लिख लो, चलो आओ। कौवे से इसको प्रॉब्लम है, कहता है कबूतर से गेहूं की रक्षा करो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको सुनो ना। गेहूं की कौवे से रक्षा करो, ठीक है, बिल्कुल सही लिख लिया। अब ये बताओ, आप छत पे बैठे हुए हो, पिताजी ने कहा था या माताजी ने कहा कि बेटा छत पे गेहूं, कौवे से गेहूं की रक्षा करो, और मान लो गिलहरी आ गई, तो क्या करोगे? गिलहरी आ गई है अब, तो क्या करोगे? गिलहरी को पिताजी तो बोल के गए थे माताजी की, भाई इस गेहूं की रक्षा करो कौवे से। अब इस लाइन का मीनिंग क्या निकालोगे? गेहूं की, इसका इसका अर्थ क्या निकालोगे आप? गिलहरी आएगी तो खाने दोगे? पहले सारे लोग बोलो। बोला तो गया है कि गेहूं की रक्षा कौवे से करो, मगर आ गई है गिलहरी। अब देखो लिख रहा है, कौन लिख रहा है? उसको खिला देंगे। कौन लिख रहा है ऊपर में? नहीं, वीर बहादुर नहीं, ऊपर में खाने देंगे। वीर बहादुर उसके पहले। हाँ, ये कौन है ये? आकांक्षा, ठीक है, वेरी गुड। एक लिख रहा है विवेक किन्नो, एक फिर कर रहा है कि रक्षा करना गेहूं की। एक ने लिखा यस सर, खाने दोगे? किसने लिखा खाने देगा? है वीर बहादुर। वीर बहादुर खाने देंगे, नाम ही है वीर बहादुर। बहादुर, वीर बहादुर रोकेंगे नहीं, कहेंगे खा लो। बाद में अगर पिताजी लठ लेकर आएंगे, बेटा तुमको मैंने बोला था रक्षा करने के लिए, तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? अपना दिमाग लगाते। कबूतर से जब बोला गया कौवे से रक्षा करने के लिए, इस कौवे का मतलब यहां केवल कौवा थोड़े हुआ। अगर इसको प्राथमिक अर्थ में ले लोगे तो कौवे का मतलब कौवा, पक्षी केवल। मगर हम यहां विस्तार दे देंगे इस शब्द का। कौवे के साथ साथ गिलहरी से, कुत्ते से, डॉगी से, और भी कबूतर से, और भी पक्षियों से रक्षा करना इसका। तो हमने उसको व्यापक अर्थ दे दिया ना। ठीक इसी तरीके से छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब धूप खिली हो। मान लो छप्पर मरम्मत, इसका मतलब कुछ समस्या आ गई है। समस्या का समाधान तब करना चाहिए जब स्थितियां अनुकूल हो, पहले से ही आप सतर्क हो। यह छप्पर का मतलब केवल छप्पर पे मत चले जाओ, तो प्राथमिक अर्थ ले लिया कि अगर हम बरसात के दिन में छप्पर ठीक करेंगे तो छप्पर गिर सकता है, टूट सकता है, कठिनाई आ सकती है। पूरा घर ही मकान बनाने में पूरा खत्म कर दिया लिख लिख कर। अतः जब गर्मी के दिनों में जब छत खूब खुला हुआ हो, धूप खिली हो, तो छप्पर की मरम्मत करनी चाहिए। फिर मिट्टी अच्छे से जम जाता है, कंक्रीट भी काम करता है। पूरा आप खेले जा रहे हो। आपने इसका प्राथमिक अर्थ ले लिया, छप्पर का प्राथमिक अर्थ। छप्पर का मतलब केवल छप्पर होता है, मगर यह छप्पर का मतलब केवल छप्पर नहीं, व्यापक अर्थ दे दो। गौण अर्थ उठाना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं भेजे में डाल लेना, हमेशा के लिए काम करेगा। कई लोगों से 2 लाइन पूछ लोगे ना, प्राथमिक और गौण अर्थ, ऊपर से निकल जाएगा, हवा नहीं लगेगा। ये जब आप शब्द अर्थ संबंध की बात करते हो, किसी शब्द का अर्थ कैसे समझा जाता है, किसी वाक्य का अर्थ कैसे समझा जाता है, तो उस समय यह विवेचना आती है प्राथमिक, प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग। तो जो निबंध अभी पूछे जा रहे हैं,
उसमें शब्दों के गौण अर्थ को आपको लेना है। कई जगहों पर आईएएस का सवाल है, जो ज्यादा पढ़ा होगा ना उसको वो ज्यादा और प्रभावित हो जाएगा। नहीं तो छप्पर और मरम्मत लिखते जाओगे, सामने वाला भी मरम्मत कर देगा ठीक से। ध्यान रखना। बिल्कुल, यहां संदर्भ है सही समय पर सही काम कर, राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट एक्ट करना चाहिए। तो यहां इसका संदर्भ केवल ये नहीं है कि आप छप्पर पे ही पूरा पूरा खत्म कर दो। अब फिर बताओ, धूप के बारिश अगर होती है तो छप्पर बन नहीं सकता, ये होता है, ये प्रॉब्लम आता है, खर्च बढ़ सकता है, छप्पर भी बाढ़ के पानी में बह सकता है, कठिनाई है। आपदा आने से पहले प्रबंधन, बिल्कुल सही है। तो आप देखो, आप छप्पर से आपदा पे चले गए ना, आपदा आने से पहले ही तैयारी कर लें। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो काम को कर लेना, बिल्कुल सही। बोलो, यही तो इसका भाव है। कई लोग अपना पूरा निबंधित छप्पर, मरम्मत, धूप खिली हो, इसी में खेल जाएंगे, प्राथमिक अर्थ में खेल जाएंगे। जीवन में हम कई बार गौण अर्थ को में लेकर वाक्य के अर्थ को समझ लेते हैं। इज इट क्लियर? पहले बोलना। ये एक स्तर का विवेचन है, आ गया समझ में तो बहुत फायदा देगा। संदर्भ को समझो। छप्पर तो एक सिंबल हो गया, क्या कहना चाहता है सामने वाला कि सही समय पे सही काम कीजिए, राइट टाइम पे राइट एक्ट, नहीं तो कठिनाई आएगी। यही तो भाव है इसका। बोलो ये सुनो। जैसे अभी अभी कितना अच्छा समय है भारत के लिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। चाइना की स्थिति बिगड़ रही है, अर्थव्यवस्था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से हटके भारत की तरफ रुख मोड़ रही हैं। जनसंख्या में हमने बीट कर दिया है चाइना को। तो अभी समय है कि हम लोगों को खूब कौशल प्रदान कर दें और हम अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति पैदा करें। यह समय है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं। यह समय है कि हम विश्व की तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पे पहुंच जाएं। पाकिस्तान कहां पे चला गया? वो तो जब आग लगती है तो कुआं खोदता है। आग लगने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। हम तो अभी जीवन के सभी क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्र में देख लो, हम कितना एफर्ट कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर। तेजस में अपने तेजस जो फाइटर है, उसमें पहले ज्यादा विदेशी सामान लगता था, हम ज्यादा से ज्यादा उसको इंडिजिनस स्वदेशी कर रहे हैं। ये सही समय है, धूप खिली हुई है, छप्पर का मरम्मत हो रहा है। छप्पर का मरम्मत केवल एक क्षेत्र में नहीं, रक्षा क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, हम एआई के क्षेत्र में देखो कितना काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का पिछले 1 महीने में कई बार स्टेटमेंट आ चुका है एआई के ऊपर। तो हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप हम आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। हम लगातार मरम्मत किए जा रहे हैं जहां जहां कमी है। पूरी अभी अभी सारी परिस्थितियां हमारे फेवर में है, फेवर में है, तो लगातार मरम्मत का काम जारी है। मरम्मत कहां कहां कर रहे हैं? सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, संचार का, शिक्षा के क्षेत्र में देखो नई शिक्षा नीति लेते आए हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों में घुमा देंगे, जानदार निबंध बनेगा। 60% प्लस से मार्किंग शुरू हो सकती है। नहीं तो ऐसे निबंधों में लोग जाते हैं, अनाप शनाप मनमानापन, आधार विहीन बातें लिखकर वापस आते हैं। स्किल इंडिया बिल्कुल लिखो। बोलो, हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं, लिखकर उत्तर को पूरा कर सकते हैं, जानदार लिख सकते हो।
अब जो मैंने इतना बोला तो आप लिख दो राजनीति में ही सुधार की कमी, ये मत लिखो ना। लिख के निगेटिव में क्यों जाओगे? कौन है ये? प्रवीण है, क्या नाम है इनका? आप इसको अच्छा संदर्भ, आशावाद स्रोत प्रोत लिखो ना। हमको, अब हम लोगों को अभी खिला हुआ है, अब हम लोग न्यायिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं, न्यायिक सुधार भी होना चाहिए। तो जहां जहां मरम्मत करने का हो सकता है, एरिया देखो कहां कहां कर सकते हैं, तो हम लोग हर एक एरिया में अपने को सुधार कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ध्यान है? बिना कुछ किए है पांचवी अर्थव्यवस्था थोड़ी बन गए हैं, बने हैं ना। विश्व में भारत की आज स्थिति बदल रही है वैश्विक स्तर पे। घर के भीतर तो अलग स्थिति है, कई सारे ग्रुप्स और अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो सीधा सीधा विरोध है। वैश्विक स्तर पे भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है, वैश्विक स्तर पे मान सम्मान की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना आप। तो आप उस स्तर पे ये कुछ तो कुछ कार्य है, परंतु कई जगहों पे आज भी सुधार की जरूरत है। जैसे अभी भी आती है ऐसी रिपोर्ट कि भाई कई सारे आपराधिक पृष्ठभूमि या जिनके ऊपर ऐसा अभियोग लगा है वो विधायिका में पहुंच जाते हैं। इन सब में भी मरम्मत और सुधार की जरूरत है। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकार का भी प्रेशर है कि भाई इस सीधा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, ये उसमें लिखोगे, क्लियर? ऐसा कर लेंगे तो बहुत अच्छा निबंध हो जाएगा। एक पूछे शुरू कैसे करेंगे, ऐसा लिख सकते हो कि जीवन में हम ऐसी कहावतें सुनते हैं, कावल सा जब शिशु खाने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था तो पाकिस्तान ने आतंकवाद को रोका नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात है, उसने उसको पालन पोषण किया। अब जब खुद ही आतंकवाद के दंश को झेल रहा है, अब उसको लग रहा है कि यार गलती हो गई, कुछ कठिनाइयां कर दिया। अब तो आक्षेप इस स्तर पे आ रहा है कि जितने उसके अपने उसके थे, कोई ना कोई उसको निपटा रहा है। कई बार ये भी आ रहा है कि उन लोगों के ऊपर बर्डन है, छवि वैश्विक स्तर पे खराब हुई है। भाई जितने पनाह, एक अच्छा सा पनाहगार हो गया, जो गलत काम करता है पनाह लेना हो पाकिस्तान जाए, तो एहसास हो रहा है। अब वो जाके मरम्मत करने पे तुला हुआ है, जब ऑलरेडी स्थिति बिगड़ चुकी है तो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका में हुआ क्या, स्थिति बिगड़ गई तो उसने संभालने का प्रयास किया, आर्थिक संकट आ गया कोविड के तुरंत बाद। जो जिन देशों में संकट आया है, उस संकट के पहले उनकी कोई तैयारी नहीं थी, आ गया, मरम्मत शुरू किया, झेलना पड़ा, वहां की जनता को, सरकारों को आलोचना का पात्र बनना पड़ा। क्लियर? ऐसा कर सकते हो। देखो मेरे पढ़ाने के बाद मैं आईएएस का सवाल दिखा रहा हूं, बच्चे वाला नहीं, बुतरू वाला नहीं, बुतरू, बच्चे बच्चे। कई बार लोग पूरा पढ़ लेते हैं, एक सवाल आईएएस का लिख नहीं पाते हैं। मैं तो अभी कितने 5 दिन की क्लास, अभी 6 दिन की क्लास हुई है, 7वीं क्लास चल रही है। आईएएस का प्रश्न देख रहे हो, यहां जो दिल्ली में 2,80,000 दे के पढ़ा हो, उसको दे दो कि तुम इस पे 10 लाइन लिख के दिखा दो। उसको 2 घंटा टाइम दे दो कि 3 घंटा तुमको टाइम दे रहा हूं, इस पे 20 लाइन लिख के दिखा दो 3 घंटे में। मैं कह रहा हूं 3 घंटे का समय दे दो और कहो कि 20 लाइन लिख कर दिखा दो जिसमें क्रमिकता हो, तालमेल हो। 20 लाइन लिखने में उनको कठिनाई पैदा हो जाएगी। मगर इस बात से खुश है कि मैं एशिया के महान कोचिंग में पढ़ रहा हूं। 2.5 लाख 3 लाख देने के बाद गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं तो सबसे महंगी कोचिंग में पढ़ रहा हूं, और जब बढ़िया चीजें आसानी से उपलब्ध है तो फिर उसका मोल नहीं समझते हैं। ये तो केजीएस ने बहुत अच्छी चीजें आपको बड़ी सरलता पूर्वक ला दी है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए केजीएस को, अदरवाइज आसान थोड़ा ही था। और मेरा बताया हुआ तो एक निबंध सीधे सीधे 125 नंबर का लड़ा है, हूबहू एज इट इज सब निबंध आया है।
इस पे हंगामा हो जाना, मिलियन में सब्सक्राइब, मिलियन में व्यू जाना चाहिए था। कितना 80-82 हजार लोगों ने देखा, ये 2.5 लाख वालों ने देखा नहीं होगा। 2.5 जो 3 लाख जहां पे फीस है, उसका एक 5 नंबर का लड़ जाएगा ना, तो उसको मिलियन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। 10 मिलियन लोगों पे पहुंचा देंगे, इतना कमांड है, कंट्रोल है, उसमें खेलने की आदत है। इतनी टीम बैठी हुई है, 600 लोगों की टीम तो केवल सोशल मीडिया की बैठी हुई है, 600 लोग परसेप्शन बनाने के लिए। यहां 125 नंबर का लड़ा, एज इट इज हु बहु लड़ा, तब जाके 70-75 हजार लोगों ने उसको देखा है। कमेंट अच्छा किया है लोगों ने, मगर कितने लोगों ने देखा? ये थोड़ा अंतर आता है सोशल मीडिया और नॉन सोशल मीडिया पे जाने पे। क्लियर है? तो आप सारे लोग प्रैक्टिस करना। अब निबंध का आज मैंने 3 निबंध किया, इसका मैं मॉडल आंसर दूंगा, और मॉडल आंसर जब दूंगा तो फिर आप तुरंत उसको लिखने का प्रयास करोगे। प्रयास करना, हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा में आप एक निबंध लिखो, मगर लिखना साथ साथ लिखोगे तो आसानी रहेगी। बाद में लिखोगे तो फिर पेज काउंट करो कितना पेज इन्होंने लिखवाया है, तो ठीक नहीं होगा। शेष पक्षों को कल देखेंगे।